दोस्तों, आज दिन है शुक्रवार का, यानी वो दिन जिस दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा युववाणी का स्पेशल सेगमेंट करियर गाइड। दोस्तों, आज का करियर गाइड स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं मोहम्मद फ़हीम तन्हा सर। सर 2 दशक से भी ज़्यादा पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं। सर ने अपने शुरुआती दिनों में आकाशवाणी के साथ काम किया, फिर 1 दशक से भी ज़्यादा टेलीविज़न जर्नलिज्म में भी काम किया और अभी वे प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं। दोस्तों, फ़हीम तन्हा सर डिजिटल मीडिया, मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स में भी लेखन कार्य करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम युववाणी में आने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। धन्यवाद सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो लोग पत्रकारिता में जाना चाहते हैं वो अपने अंदर वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो वो डेवलप कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में जब वो पत्रकारिता की पढ़ाई करने जाए और फिर उसे प्रैक्टिस करने जाए वो उनको उसमें मदद करे। देखिए, उसका बहुत अच्छा सवाल है ये। जब हम बात करते हैं कि पत्रकार कैसे बन सकते हैं, तो ये एक प्रोफेशन है, कि व्यवसाय है। आज के समय में हम देखते हैं पत्रकारिता करने के लिए आपके अंदर अगर इच्छा जागृत होगी तब आप उसमें मेहनत करेंगे, तब आप उसमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहला काम है कि पत्रकारिता करने के लिए आपको लेखन और पाठन, ये बेसिक नीड है किसी भी पत्रकार के लिए काम करने के लिए। और अभिरुचि जब पैदा होती है तभी वो आगे बनती है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसकी कला पर है, एक ये आर्ट है। पत्रकारिता लेखन एक आर्ट है। जी जी। तो सबसे पहले तो अभिरुचि पैदा हो, फिर उस अभिरुचि को आगे गेन करने के लिए लिखना और पढ़ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये एक पहली बेसिक नीड मुझे लगता है कि किसी भी पत्रकार के लिए है। और उसके बाद फिर वो चुनेगा कि उसको पत्रकारिता में आगे जाना है। सर, 12th के बाद ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हमारे युवा साथी एनरोल कर सकते हैं पत्रकारिता पढ़ने के लिए? देखिए, 12th के बाद ग्रेजुएशन जो होती है वो पत्रकारिता में है। तो उसमें चाहे तो सरकारी संस्थान है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और तो संस्थान भी हैं जो शिक्षण संस्थान है, वो इसमें बीए ग्रेजुएशन कराती हैं और फिर मास्टर डिग्री भी कराती हैं। अभी क्या है कि एनईपी जो हमारी नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो ग्रेजुएशन जो है वो जो 12th के बाद में वो 4 साल का सामान्यतः है। 4 साल पूरा करने पर डिग्री उसमें रिसर्च के साथ मिलती है। उसको अगर देखें तो एक सहूलियत उसमें ये दी गई है कि आप फर्स्ट ईयर बीए कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स भी मिल सकता है, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। सेकेंड ईयर कर लेंगे तो डिप्लोमा भी मिल सकता है, और थर्ड ईयर करेंगे तो डिग्री होगी बैचलर डिग्री। और अगर फोर्थ ईयर करते हैं वो रिसर्च के साथ होती है, उसमें रिसर्च की चीज़ें आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो वो डिग्री मिलने के बाद अगर फिर आप मास्टर्स करते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में मास्टर में एडमिशन मिलेगा। तो बेसिक जो हुआ वो हमारा इंटर हुआ। अगर ग्रेजुएशन भी की हुई है किसी ने, ये मान लीजिए कि ग्रेजुएशन की हुई है और फिर वो पत्रकारिता का कोर्स करना चाहते हैं, तब भी उनको इसमें एडमिशन लेना होगा है। और अलग अलग जगहों पे एडमिशन के लिए ये मई और जून सेशन होता है एडमिशन का, क्योंकि जब 12th के रिजल्ट आ जाते हैं उस समय ये एडमिशन होते हैं। तो सर, ये 4 साल की डिग्री करने के बाद क्या कोई व्यक्ति पत्रकार बनने के लिए तैयार है या फिर उसे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहिए? देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि ये एक अभिरुचि पैदा होने के बाद ये आर्ट है, वो लिखना पढ़ना शुरू कर दे और शुरू से ही, क्योंकि लेखन और ये पढ़ाई की जो बात है ये करंट अफेयर्स पे है। जब विचार बनने शुरू हो जाते हैं तो लेखन शुरू हो जाता है। और डिग्री डिप्लोमा पढ़ाई ये आपको पॉलिश करते हैं। पत्रकार बेसिकली अपने आप से अंदर से पैदा होता है और उसको पॉलिश करते हैं ये पढ़ाई जो कोर्सेज हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तब मास्टर्स डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिसर्च यानी एकेडमिक्स में आप जाना चाहते तो एक बड़ी भ्रांति है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर मास कम्युनिकेशन कर लिया तो आप केवल अखबार में पत्रकार होंगे या टीवी में पत्रकार होंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल रिपोर्टिंग ही करेंगे, पत्रकारिता ही करेंगे। ऐसा नहीं है। आप इसमें आगे बढ़ के एकेडमिक्स में भी जाते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जब बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हमको जो पढ़ाते हैं, जिन्होंने हमें भी पढ़ाया, तो वो टीचर्स हैं, वो एकेडमिक्स में हैं। तो फिर अगर रिसर्च करनी है तो आप मास्टर्स करिए, फिर रिसर्च करिए और आगे
आप एकेडमिक्स में भी जा सकती है। तो एक बहुत ही वाइड ये फील्ड है, इसके तमाम इसमें विकल्प खुले हुए हैं, न केवल पत्रकारिता जैसा आप जानती हैं, और पत्रकारिता ही करनी है तो उसके भी इस समय तमाम विकल्प हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया है, अभी तो देखिए कि डिजिटल मीडिया मोजो चल रहा है, मोबाइल जर्नलिज्म, मोबाइल मीडिया एक बहुत ही प्रभावशाली भी मीडिया है। और सारे अखबार जितने भी प्रिंट मीडिया था, जितना भी टीवी था, वो सब मोबाइल में आप देख सकते हैं, सब डिजिटल हैं। वेबसाइट्स हैं न्यूज़पेपर्स की अपनी अपनी, तो न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी भी हैं, न्यूज़ मैगज़ीन हार्ड कॉपी भी हैं, मंथली मैगज़ीन्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, वीकली हैं, वो तमाम हैं जो हार्ड कॉपीज़ हैं, प्रिंट पे आती हैं, लोगों के घरों में बुक स्टॉल पे मिलती हैं, लेकिन वो अब ऑनलाइन भी हैं। सर, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में अब थोड़ा गहराई में जाना चाहती हूँ। पत्रकारिता में एक शब्द इस्तेमाल होता है बीट। पत्रकारिता के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे कि क्राइम जर्नलिज्म हो गया, पॉलिटिकल जर्नलिज्म हो गया, इंटरनेशनल जर्नलिज्म हो गया, तो सर इन क्षेत्र को एक युवा कैसे पहचाने कि वो किस क्षेत्र की पत्रकारिता के लिए बनाया? देखिए, बीट मोटे तौर पर ये अभिरुचि से ही आगे बढ़ती है। जब किसी मैगज़ीन में या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई पत्रकार रिपोर्टर काम कर रहा होता है, तो उसको उसकी एजुकेशन के हिसाब से एक तो उसको पता रहता है उसकी अभिरुचि कहाँ है, एक तो ये होती है बात। दूसरा ये होता है कि जिस संस्थान में वो काम कर रहा होता है, उस सीनियरिटी के हिसाब से उसको आगे काम करने के लिए जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो बीट भी उसी के बीच का एक पहलू है। कहीं किसी संस्थान में उसकी सीनियरिटी के हिसाब से मिलता है, क्योंकि जब काम करते करते, लिखते, रिपोर्टिंग करते करते और पढ़ने की अभिरुचि होती है, रिपोर्टर एक कामयाब रिपोर्टर वही बन सकता है जिसके अंदर पढ़ने लिखने की अभिरुचि होगी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे उसको जानने की इच्छा रहती होगी, उत्कंठा रहती है। और ये मैं कहूँ कि उसमें एक ऐसी आग होनी चाहिए जानने की, जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए कि सुबह को उसको नाश्ता मिले ना मिले, लेकिन अखबार मैगजीन जो उसके यहाँ आता है, जो पड़ोस में आता है, जो पढ़ सकता है उसको पढ़ ले। ये पहली नीड है, पहली ज़रूरत है। तो उससे अभिरुचि से ही उसकी बीट का आकलन होता है, और धीरे धीरे वो उसको लगता है कि अगर वो राजनीतिक तौर पे ज़्यादा अच्छा लिखता पढ़ता है तो राजनीतिक तौर पे तो संस्थान से जो बीट मिलती हैं, मान लीजिए किसी रिपोर्टर को राजनीतिक बीट मिलती है कि राजनीति की खबरें आप कवर करेंगे, और उसकी इच्छा या उसकी अभिरुचि उसमें ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए पर्यावरण वाले मामलों में ज़्यादा है, तो वो अनुरोध भी कर सकता है, अपने संपादक से अनुरोध कर सकता है कि मेरी इच्छा जो है, मेरी अभिरुचि पर्यावरणीय पत्रकारिता में ज़्यादा है, तो मुझे पर्यावरण की बीट दे दीजिए, फॉरेस्ट की बीट दे दीजिए। और अगर जो मिली है संस्थान से ऑटोमेटिकली मिल गई है सौभाग्य से, तो उसमें वो काम कर सकता है। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे की सहमति और एक दूसरे की अभिरुचि के माहौल से ये तय हो जाता है। और सर, इससे मैं ये भी समझ रही हूँ कि जो व्यक्ति पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा है और पत्रकार बनना चाहता है, तो उसे हर क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो हर बीट पर लिख सके, बोल सके। ऐसा भी है सर? बिल्कुल। देखिए, हर क्षेत्र की जो जानकारी रखने की बात है, सूचनाएं रखने की बात है, वो मोटे तौर पर करंट अफेयर्स इसको हम कहें तो करंट अफेयर्स तो सभी तरीके का ध्यान रहना ज़रूरी होता है, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई पत्रकारिता करना चाहता है, उस फील्ड में जाना चाहता है, तो सबसे पहला काम तो वो यही करे कि अपने घर में जो अखबार आता है उसको पढ़ना शुरू कर दे। आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के ज़माने में अखबार, मैगज़ीन जो प्रिंट का जो माध्यम है, इस पर युवाओं ने खासकर ध्यान देना बहुत कम कर दिया है। देखेंगे कि हम तमाम बच्चे हमको मिलते हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, जर्नलिज्म के और डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, तो वो लिखने पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, ना तो उनको पढ़ने में भी रुचि है अखबार की। कई तो ऐसे आते हैं, मुझे कहना दुख भी होता है कि अखबार ही नहीं पढ़ते, उनसे पूछा आज अखबार में क्या छपा हुआ है तो उनको पता ही नहीं होता। तो क्या है कि अगर पत्रकारिता करनी है, क्योंकि इसमें जो बच्चे मास कम्युनिकेशन करने जाते हैं वो चार्म देख रहे हैं टेलीविज़न का, एंकर को देख रहे हैं पढ़ते हुए, टीवी पे आता हुआ देख रहे हैं, बस वो कैसे आ रहा है, कितनी मेहनत है। अगर टीवी पर भी जाना है, टीवी की पत्रकारिता भी करनी है, तब भी लिखना पढ़ना मस्ट है, वहाँ भी स्क्रिप्टिंग आपको करनी है खबरों की। फिर स्क्रिप्टिंग, अखबार की स्क्रिप्टिंग अलग होती है, टेलीविज़न की स्क्रिप्टिंग अलग हो जाती है, रेडियो में आप स्क्रिप्ट करते हैं वो अलग हो जाती है। एक ही विषय की, एक ही घटना की खबर के लिए स्क्रिप्टिंग अलग अलग हो जाएगी। तो ये सबसे पहली नीड है, और उसी के बाद फिर आगे सब चीज़ें आती हैं।
जी सर, मैं बीट पे ही मेरा अगला सवाल ये है कि आपको 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है पत्रकारिता में, तो आपके अनुभव से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बीट कौन सी है जर्नलिज्म में? देखिए, ये सवाल बड़ा रोचक है आपका, और चैलेंजिंग तो सभी बीट है, क्योंकि पत्रकारिता में आप देख रहे हैं जिम्मेदारी है खबरों को देना, और ख़बरों में जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो रिलायबिलिटी होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा चैलेंज की बात करें तो क्राइम बीट एक, मुझे लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, और इसमें तथ्यों के साथ साथ बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है, और फैक्चुअल इसमें चीज़ें होती हैं। तो इसलिए क्राइम बीट मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि चैलेंजिंग तो सारी ही बीट हैं, क्योंकि जो भी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, चाहे आप किसी भी बीट, किसी भी सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसमें तथ्यों पर आधारित ही आप करेंगे। लेकिन फिर भी दूसरी जगहों पर अगर थोड़ी चूक हो जाती है तो गुंजाइश है क्राइम में, क्योंकि सीधी जानकारी, अगर ज़रा सा भी आप चूक गए तो कई केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट से संबंधित है, न्यायालय में संबंधित होते हैं, तो वहाँ अवमानना की भी संभावना बन जाती है, और किसी बेगुनाह के खिलाफ भी आप कुछ ज़्यादा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वहाँ भी संभल कर रहना है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा चैलेंजिंग है। सर, लेखनी से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है, और स्पेशली उन युवाओं के लिए है जो लेखनी में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, और क्योंकि सर आप अलग अलग डिजिटल पोर्टल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में भी लिखते हैं, तो उन युवाओं को आप क्या एडवाइस देंगे अगर वो केवल और केवल लेखनी पत्रकारिता में अपने करियर बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है आप ये जानना चाह रही हैं कि फील्ड में रिपोर्टिंग के अलावा जी लेखन से जुड़े हैं, लेकिन वो पत्रकारिता के संस्थान में ही काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ये रोचक सवाल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये क्वेश्चन है, आपका सवाल है, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ फील्ड में जाकर के रिपोर्टिंग करना, वो रिपोर्टिंग है, उसको हम रिपोर्टिंग कह सकते हैं कि आप रिपोर्टिंग की फील्ड में हैं। लेकिन पत्रकारिता और इससे थोड़ा सा आगे है, वो संस्थान के अंदर भी होती है, डेस्क पे होती है, क्योंकि जब रिपोर्टर कोई रिपोर्ट भेजता है, कोई खबर भेजता है, तो वो एडिट भी होती है, रीराइट भी होती है। तो इसके लिए जो पोस्ट है, जो आपने सवाल किया, उसके लिए कॉपी राइटर, एडिटर, ये पोस्ट होती हैं, और इस पर तमाम संभावनाएं हैं काम करने की, तो वो ऑफिस में होती हैं। अपने आप से भी आप लिख सकते हैं, आपके पास पूरा समय है, पूरे विकल्प हैं, संभावनाएं तमाम हैं कि आप अपनी रिपोर्ट बनाइए, तैयार करिए, उसको आप प्रसारित या प्रकाशित कराइए, और जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको भी एडिट करिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये काम होता है। ये मुझे लगता है कि कॉपी एडिटर जो डेस्क पे होते हैं संपादकीय विभाग में, उनका उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। जो फील्ड में काम कर रहा है उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। कई बार वो उतने फैक्चुअल चीज़ें नहीं देख पाता, लिखते हुए उतना नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत कहीं जल्दबाजी में हो सकता है, परिस्थितियां ऐसी हों कि उस पर समय नहीं हो, लेकिन रिपोर्ट करना है। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आ जाती है वो कॉपी एडिटर पर आ जाती है, एडिटर पर आ जाती है, या जो डेस्क पर सब एडिटर्स हैं, डेस्क इंचार्ज हैं, ये सब पत्रकारिता के लोग होते हैं। एडिटोरियल में सब मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म किए हुए लोग होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और सर, मेरा बस आखिरी सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, क्योंकि अब वो हमारे जीवन का आम हिस्सा बन चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारिता के करियर को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, और इससे फ्यूचर में आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्यूचर में बहुत संभावनाएं हैं, और इसका उपयोग भी बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में आ रहा है, समाज में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मीडिया से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां भी और बढ़ रही हैं, क्योंकि इसमें तमाम फेक चीज़ें भी होने की गुंजाइश है। तमाम विशेषज्ञों ने इस बात को आगाह कर दिया है, चेता दिया है, और धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं कि वीडियोज़ आती हैं, वो उससे प्रभावित होती हैं, अलग अलग तरीके से एडिटेड होती हैं। इसलिए इसको बहुत संभलने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये पत्रकारिता में काफ़ी यूज़ हो रहा है, और आगे आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक यूज़ भी हो सकता है, बहुत इस्तेमाल भी होगा। हम देख रहे हैं कि एंकर्स, वर्चुअल एंकर्स आ रहे हैं, और क्लोन एंकर्स आ रहे हैं, लेकिन सकारात्मक रहे जब तक
वो तब तक ही समाज के लिए भला होता है। इसलिए इसमें बहुत संभलने की ज़रूरत है। जहाँ तक इसके फ्यूचर की बात है, इसके बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं और अच्छे इस्तेमाल होने चाहिए, उसकी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि चीज़ का जब इन्वेंशन होता है, कोई चीज़ आती है तो वो अच्छे इस्तेमाल के लिए आती है, समाज के भले के लिए आती है। तो हमको समाज के भले के रूप में इसको देखना चाहिए और मुझे लगता है इसका आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे युवा साथियों को पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ दी। मुझे आशा है कि हमारे सभी युवा साथियों को सर की दी हुई तमाम एडवाइस और जानकारियों से एक सही करियर चूज़ करने में मददगार साबित होंगी। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनुष्का जी। तो दोस्तों, ये था आज का करियर गाइड प्रोग्राम। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार एक और करियर गाइड प्रोग्राम के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।